इंडिया, आपका हमारे YouTube चैनल तथास्तु सनातन में स्वागत है। हमारे YouTube चैनल तथास्तु सनातन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं रवि आज आपसे भारत के 2 महान क्रांतिकारियों के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। महर्षि अरविंदो घोष शुरू के दौर में वो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, ये आप बात सभी जानते हैं। अंत के दौर में वो सन्यासी हो गए, ये भी आपको मालूम है। तो महर्षि अरविंदो घोष जो बहुत बड़े क्रांतिकारी हुआ करते थे, उन्होंने एक अखबार निकाला था। उस अखबार का नाम है वंदे मातरम। वंदे मातरम की बहुत सारी प्रतियां यहाँ दिल्ली में आर्काइव्स यानी लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी हुई हैं। तो वंदे मातरम में जो वो लिखा करते थे और उस जमाने में जो वो अखबार में लिखा करते थे, लगभग वही सारी बातें नए संदर्भ और नए अर्थ के साथ अपने भारत स्वाभिमान के घोषणा पत्र में है, या क्रांति पत्र में है, या अग्निपत्र में है, या जो भी नाम हम कहना चाहें। वंदे मातरम में एक बार अरविंदो लिख रहे हैं कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और सपना देखता हूं कि भारत माता जल्दी से आज़ाद हों और अपने वैभव पर पुनः प्रतिष्ठापित हों, जो वैभव कभी भूतकाल में इस भारत माता का रहा है। जिस सिर सिंहासन पर भारत माता विराजमान रही हैं, दुनिया के देशों के सामने भारत माता का जो आदर्श प्रस्तुत हुआ है, वैसा ही मैं बहुत जल्दी देखना चाहता हूँ। वो ये सब लिख रहे हैं अपने वंदे मातरम अखबार में। मेरे गुरुजी भी हमेशा कहते थे कि बहुत जल्दी और बहुत शीघ्रता के साथ हम इस भारत माता के खोए हुए वैभव को और पुराने गौरव को वापस लाना चाहते हैं और सारी दुनिया के सामने बताना चाहते हैं कि भूतकाल में अगर भारत माता परम शीर्ष पर थी तो उस भविष्य में भी होंगी, बस वर्तमान इसका बदलना है। तो वंदे मातरम अखबार में लिखी गई बातें हों, या केसरी में लिखी गई बातें हों, या शहीद आजम भगत सिंह द्वारा लिखा गया घोषणा पत्र हो, या ये सब क्रांतिकारियों का बहुत लंबा वर्णन है जो मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहता। समय की कमी के कारण वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन संकेत में ये कहना चाहता हूँ कि लोकमान्य बाल गंगाधर का सपना हो, या शहीद आजम भगत सिंह का सपना हो, या महात्मा गांधी का सपना हो, या अरविंदो घोष का सपना हो, या हमारे देश के शहीद उधम सिंह का सपना हो। उधम सिंह का सपना क्या था आप सभी जानते हैं। हमारे भारत देश में एक अंग्रेज अधिकारी बहुत कुख्यात और बहुत क्रूर आ गया था, जिसका नाम था डायर। अमृतसर में उसकी पोस्टिंग हो गई थी और उसने एक रॉलेट एक्ट नाम का एक कानून बना दिया था, जिसमें नागरिकों के मूल अधिकार पूरी तरह से खत्म होने वाले थे। मतलब सब कुछ, थोड़ी मोड़ी जो आज़ादी बची हुई थी वो अंग्रेजों के पास जाने वाली थी। तो उस रॉलेट एक्ट के विरोध में 14 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक बड़ी सभा हुई थी, जिसमें 25,000 लोग शामिल थे। इसी रॉलेट एक्ट के तहत कांग्रेस के सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया था। लोग वहां दोनों की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी जनरल डायर अपनी फौज के साथ वहां आ धमका और घेर लिया पूरे बाग को। उसने ना तो प्रदर्शनकारियों को जाने के लिए कहा और ना ही प्रदर्शनकारियों को वार्निंग दी। डायर ने बस अपनी फौज को फायरिंग करने का ऑर्डर दे दिया और फिर नरसंहार शुरू हो गया। अंग्रेजों ने उन मासूम लोगों पर दनादन गोलियां चलाई। अपना आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि 15 मिनट के अंदर 1650 राउंड गोलियां चलाई थी जनरल डायर ने, सिर्फ 15 मिनट के अंदर। और 3000 के करीब क्रांतिकारी वहीं तड़प तड़प कर मर गए थे। और अमृतसर की जलियांवाला बाग में निकलने का एक ही रास्ता था, वहां डायर ने तोप लगा के रखा था ताकि कोई निकल कर भाग ना पाए। लोग बचने के लिए पार की दीवार पर चढ़ने लगे, कुछ जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए। अंधाधुंध जब 1650 राउंड गोलियां चली तो जो गोलियों के शिकार हुए वो तो वहीं पर शहीद हो गए। जो बच गए उन्होंने जान बचाने के लिए कुएं में छलांग लगाई और पूरा कुआं शहीदों के शव से भर गया, मृत शरीरों से भर गया। और 15 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां चलाकर हंसते हुए खिलखिलाते हुए डायर वहां से चला गया। रास्ते में जाते हुए अमृतसर के सड़कों के दोनों तरफ जो भी भारतीय नागरिक मिला उसको भी गोलियों मारकर पीछे तोप के मुंह से रस्सी से बांधकर घसीट कर वो लेकर गया था। इसका इनाम उसको अंग्रेजों की संसद की तरफ से मिला था, शाबाशी मिली थी, उसकी पदोन्नति हुई थी, उसका प्रमोशन हुआ था और उसको भारत से लंदन भेज दिया गया था और बड़े ओहदे पर। उधम सिंह उसी हत्याकांड के समय लोगों के बीच शामिल थे और आप जानते हैं कि उनकी उम्र मुश्किल से उस समय 11 या 12 साल की हुआ करती थी। और जब ये नरसंहार उन्होंने देखा, जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में उठाया और उन्होंने संकल्प लिया। और संकल्प उनका ये था कि जिस जनरल डायर ने क्रूरता के साथ मेरे देश के नागरिकों की हत्या की है, इस जनरल डायर को मैं नहीं छोड़ूंगा। यही मेरे जीवन का आखिरी संकल्प है। और आपको शहीद आजम उधम सिंह की एक बात और जाननी चाहिए कि घर से वो एकदम गरीब थे। 7 साल की उम्र में उधम सिंह अनाथ हो गए थे। पहले माँ का स्वर्गवास हो गया, फिर 6 साल बाद पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया। और माँ बाप के मरने के बाद उधम सिंह
और उनके बड़े भाई साधु सिंह, जो उनके बड़े भाई थे, दोनों को अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय में भेज दिया गया था। यही अनाथालय में शेर सिंह बन गए थे उधम सिंह। यहाँ तक कि उधम सिंह ने भारतीय समाज की एकता के लिए अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख लिया था, जो भारत के 3 प्रमुख धर्मों का प्रतीक है। फिर 1917 में उधम सिंह के भाई की भी मौत हो गई। 1918 में उधम सिंह ने मैट्रिक के एग्जाम पास किए। फिर 1919 में उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए उन्हें लंदन जाना था। अपना संकल्प पूरा करने के लिए लंदन जाने के लिए पैसे चाहिए थे, तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो उन्होंने तय किया कि मैं बिना किसी के सामने हाथ फैलाए, उससे अच्छा है कि मैं मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाऊं। तो उन्होंने कारपेंटरी का काम सीखा, लकड़ी का काम, जो आप जानते हैं। और जब वो भारत में रहकर काम करके पैसा इकट्ठा कर रहे थे, तब तक जनरल डायर की 1927 में ब्रेन हैमरेज से डायर की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में उधम सिंह के आक्रोश का निशाना बना उस नरसंहार के वक्त पंजाब का गवर्नर बना रहा माइकल फ्रांसिस ओ ड्वायर, जिसने नरसंहार को उचित ठहराया था। उधम सिंह भगत सिंह के फैन थे। उनके काम से उधम सिंह इतने इम्प्रेस थे, भगत सिंह को वो अपना गुरु मानते थे। साल 1935 में जब वो कश्मीर गए थे, तब वहाँ उधम सिंह को भगत सिंह के पोर्ट्रेट के साथ देखा गया था। कुछ महीने कश्मीर में रहने के बाद वो विदेश चले गए। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ब्राज़ील और अमेरिका की यात्रा कर क्रांति के लिए खूब सारे पैसे इकट्ठा किए। इसी बीच देश के बड़े क्रांतिकारी एक एक कर अंग्रेजों से लड़ते हुए जान देते रहे। ऐसे में उनके लिए आंदोलन चलाना मुश्किल हो रहा था, पर वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए मेहनत करते रहे। उधम सिंह फिर अमेरिका से लंदन पहुंच गए। लंदन पहुंचकर फिर एक होटल में काम किया पानी पिलाने का, ताकि कुछ पैसे इकट्ठे हों और बंदूक खरीदी जा सके संकल्प पूरा करने के लिए। 1927 में जनरल डायर की मृत्यु हो गई तो अपने आक्रोश का निशाना बना उस नरसंहार के वक्त पंजाब का गवर्नर रहा माइकल फ्रांसिस ओ ड्वायर, जिसने नरसंहार को उचित ठहराया था। 1919 में संकल्प लिया था, जो 1940 में आकर संकल्प पूरा किया। पूरे 21 साल का वक्त लगा था संकल्प को पूरा करने के लिए। 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के काक्सटन हॉल में बैठक थी। वहां माइकल ओ ड्वायर भी स्पीकर में से एक था। उधम सिंह उस दिन टाइम से वहां पहुंच गए थे। अपनी रिवॉल्वर उन्होंने एक मोटी किताब में छिपा रखी थी। बैठक के बाद दीवार के पीछे से मोर्चा संभालते हुए उधम सिंह ने माइकल ओ ड्वायर को निशाना बनाया। उधम सिंह की चलाई हुई 2 गोलियां ड्वायर को लगी, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। इसके ही उधम सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और दुनिया को संदेश दिया कि अत्याचारियों को भारतीय वीर कभी छोड़ा नहीं करते। उधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की और तब उन्होंने रिवॉल्वर को अंग्रेज अधिकारी के सामने सौंपा तो अंग्रेज अधिकारी के हाथ कांप रहे थे। अंग्रेज अधिकारी को ये लगा रहा था कि ये कहीं मुझे भी ना मार दे। तो उधम सिंह ने कहा, घबराओ मत, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी तो ड्वायर से दुश्मनी थी, जिसने जलियांवाले हत्याकांड को इसने सही ठहराया था। 4 जून 1940 को उधम सिंह को फांसी दे दी गई थी और दोषी ठहराया गया था। तब जज ने एक सवाल पूछा था, ओ ड्वायर के अलावा उसके दोस्तों को क्यों नहीं मारा? तब उधम सिंह ने जवाब दिया कि वहाँ पर कई औरतें थीं और हमारी संस्कृति में औरतों पर हमला करना पाप है। इसके बाद उधम को शहीद आजम की उपाधि दी गई, जो सरदार भगत सिंह को शहादत के बाद मिली। 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटिवन जेल में फांसी दे दी गई। इस तरह उधम सिंह भारत की आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में अमर हो गए। 1974 में ब्रिटेन ने उनके अवशेष भारत को सौंप दिए। अंग्रेजों को उनके घर में घुसकर मारने का जो काम सरदार उधम सिंह ने किया था, उसकी हर जगह तारीफ हुई। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू ने भी तारीफ की थी। नेहरू ने कहा था, माइकल ओ ड्वायर की हत्या का अफसोस तो है, पर यह बहुत ज़रूरी भी था। इस घटना ने देश के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों को एकाएक तेज कर दिया। सरदार उधम सिंह की यह कहानी आंदोलनकारियों को प्रेरणा देती रही। इसके बाद की तमाम घटनाओं को आप सब जानते हैं। अंग्रेजों को 7 साल के अंदर देश छोड़ना पड़ा और हमारा देश आज़ाद हो गया। उधम सिंह जीते जी भले आज़ाद भारत में सांस न ले सकें, पर करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में रहकर वो आज़ादी को ज़रूर महसूस कर रहे होंगे। इसी के साथ मैं रवि अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।